नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में। यहाँ पे जो भी आपकी क्लासें अभी कंटिन्यू हो रही है उन क्लासों को आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर ऑप्शन है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाकर उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास चाहिए तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको 10th साइंस की क्लास चाहिए तो 10th साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको 10th मैथ्स की क्लास चाहिए तो 10th मैथ्स की आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब सब्जेक्टों की आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनमें वीडियो आसानी से देख सकते हो। ठीक है, सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको इतना। अब देखो, आज हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो फर्स्ट नंबर पोर्शन चल रहा था, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उस पार्ट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपके कौन सा, प्रतिप संकरण विधि। देखो, एक हमने पढ़ लिया था कि वंशावली विधि, इसके बाद में हमने पुंज विधि के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारी यह प्रोसेस है वो प्रोसेस है आपके इस प्रतिप संकरण के बारे में कि प्रतिप संकरण क्या होता है, इस बात को आपको यहाँ पे समझना है पूरा। ठीक है, अब देखो, इस प्रतिप संकरण के बारे में मैं आपको ये समझा दूँ। यहाँ पे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो प्रतिप संकरण होता है ये होता क्या है। सबसे पहले आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रतिप संकरण, बैक क्रॉस संकरण मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जैसे कि आपके सबसे पहला संकरण होता है वो संकरण होता है आपकी बैक क्रॉस। कौन सा? बैक क्रॉस। अब देखो, बैक क्रॉस में यहाँ पे क्या करवाते हैं, बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो FNPD बनती है, इस FNPD का क्रॉस किसी के साथ में भी हो सकता है, या तो प्रभावी जनक के साथ में हो सकता है या फिर अप्रभावी जनक के साथ में हो सकता है। दोनों में से किसी के साथ में भी हो सकता है। बात क्लियर है यहाँ पे। अब देखो, FNPD का जनक अगर संकरण आपके अप्रभावी जनक के साथ में होता है तो वो संकरण कहलाता है आपके बाह्य संकरण। कौन सा संकरण कहलाता है? बाह्य संकरण कहलाता है। और अगर FNPD का संकरण आपके अप्रभावी जनक के साथ, ये लो मैंने FNPD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवा दिया, तो यहाँ पे जो संकरण होगा वो कौन सा क्रॉस होगा? आपके टेस्ट क्रॉस होगा। कौन सा होगा? टेस्ट क्रॉस, जिसे क्या कहते हैं? परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षार्थ संकरण। बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब देखो, हमें समझना क्या है यहाँ पे, बैक क्रॉस समझना है सिर्फ। कौन सा समझना है? बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस से क्या होता है? तो बैक क्रॉस से यह मतलब है यहाँ पे कि FNPD है, इस FNPD का संकरण हम किसी के साथ में भी करवा सकते हैं। वो कौन सा होगा? आपके बैक क्रॉस। या तो प्रभावी के साथ में भी करवा सकते हैं या फिर अप्रभावी के साथ में भी करवा सकते हैं। अब मेंडल ने जो 7 अपने लक्षण बताए उसमें से एक लक्षण तो कौन सा होता है? आपके प्रभावी का लक्षण आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो। एक कौन सा होता है? अप्रभावी का। अब देखो, प्रभावी का जो भी लक्षण होता है उसको कैपिटल से लिखा जाता है और जो अप्रभावी होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये बात आप जानते हो। ठीक है, जैसे कि पौधे की लंबाई का आकार है, पौधे की जो ऊंचाई वो आपके पौधा लंबा है वो तो कौन सा होगा? प्रभावी। पौधा बोना है वो कौन सा होगा? अप्रभावी। तो लंबेपन को ये प्रभावी तो इसको कैपिटल से, और जो अप्रभावी होता है उसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल से। सेम ही बात यहाँ पे ली गई है कि जो आपके आवर्ती, एक तो अनावर्ती जनक, एक आवर्ती जनक, दो जनक है यहाँ पे, आवर्ती और अनावर्ती। वो जनक जो आपको FNPD में काम में लिए जाते हैं वो तो आवर्ती, जो काम नहीं लिए जाते वो जनक आपके अनावर्ती जनक कहलाते हैं। अब देखो, जनक ए कीटग्राही है। जनक ए क्या? कीटग्राही है, कीटों को ग्रहण करता है, जबकि जो बी कीट है वो कीट रोधी है, ये कीटों को ग्रहण नहीं करता है। इसमें कोई भी कीट लगता है तो कीट तुरंत क्या हो जाता है? मर जाता है। तो अगर इन दोनों के मध्य हम संकरण करवाते हैं तो वो कौन सा संकरण करवाएंगे? प्रतिप संकरण। सबसे पहले ये तो प्रभावी और वो कौन सा होगा? अप्रभावी। तो इन दोनों के संकरण के द्वारा यहाँ पे कौन सी पीढ़ी बनेगी? सबसे पहले FNPD। क्यों? इसमें से पहले क्या आएगा? एक कैपिटल R, इसमें से क्या आएगा? सबसे पहले एक स्मॉल r। तो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों मिलके क्या बनेंगे? आप कैपिटल R स्मॉल r, ये बन गए आपकी कौन सी पीढ़ी? FNPD। ये फर्स्ट ईयर में थी, ये सेकेंड ईयर दूसरे साल हमें FNPD प्राप्त हो गई। अब इस FNPD का संकरण मैं सबसे पहले करवाता हूँ आवर्ती जनक। आवर्ती जनक मतलब जो मैं काम में लूंगा, काम में सिर्फ मुझे कौन सा लेना है? आवर्ती जनक A लेना है। कौन सा लेना है? A लेना है, क्योंकि ये क्या? कीटग्राही है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या बनाना? कीट रोधी बनाना है इसको, कीट रोधी। मान लो ये आपके पास दो यहाँ पे पौधे हैं, एक ये पौधा, एक ये पौधा। ये तो मान लो वो है आपके A वाला पौधा और ये पौधा आपके B वाला पौधा। इन दोनों के मिलाकर मैं एक ऐसा पौधा तैयार करता हूँ जिसपे कीट नहीं लगते।
तो इसका संकरण मैं इसके साथ में करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी का संकरण सबसे पहले किसके साथ करूँगा, यहाँ पे A वाले के साथ में, और A वाले के साथ में क्या आपके स्मॉल RR। ये लो मैंने यहाँ पे जो F1 पीढ़ी थी इसका संकरण RR के साथ में करवा दिया, स्मॉल RR के साथ में। तो ये पीढ़ी कौन सी बनेगी, आपकी F2 पीढ़ी। ये प्रक्रिया आपके 4 से 7 वर्ष तक दोहराई जाती है। कितने वर्ष तक दोहराई जाती है, 4 से 7 वर्ष तक। अब देखो इसका संकरण मैं इसके साथ में करवाता हूँ यहाँ पे, तो क्या प्राप्त होता है, देखो ये लो मैंने 4 की टेबल बना दी। ये देखो पहले क्या R, ये लो R लगा दिया, इसे स्मॉल R, इधर क्या स्मॉल R, ये लो स्मॉल R। अब इसका संकरण में इसके साथ में ये बन गया यहाँ पे, इसका संकरण इसके साथ में ये बन गया यहाँ पे, इसका संकरण आपके इसके साथ में ये लो यहाँ पे बन गया, इसका संकरण इसके साथ में ये लो यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो इसका यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है। अब ये जो आपको बीज प्राप्त हुए हैं, टोटल बीज, इन बीजों को मैं क्या करता हूँ, अलग अलग रखता हूँ। चारों बीजों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलग अलग रखता हूँ, ठीक है। अब देखो अलग अलग रखने से क्या होगा कि जो हमें पौधे प्राप्त होंगे वो पौधे कैसे प्राप्त होंगे, आपको कीट रोधी पौधे प्राप्त होंगे। और जैसे ही हमें कीट रोधी पौधे प्राप्त होते हैं तो उनका क्या करते हैं, उपज परीक्षण करते हैं। क्या किया जाता है, आपके उपज परीक्षण किया जाता है। जैसे ही हम इनका उपज परीक्षण करते हैं, यहाँ पे जैसे क्या करते हैं, इनका उपज परीक्षण, और उपज परीक्षण करते ही इनका गुणन कर देते हैं, और गुणन करने के बाद में क्या कर देते हैं, किसानों में वितरित कर देते हैं। ये आपके प्रत्येक संकरण, जिसे क्या कहते हैं, बैकक्रॉस। तो वापिस समझना यहाँ पे प्रोसेस कि यहाँ पे F1 पीढ़ी का संकरण, किसका संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी या प्रभावी जनक दोनों में से किसी एक के साथ करवा सकते हैं। वो संकरण कौन सा होता है, आपके प्रतीप संकरण, या जिसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे कि बैक क्रॉस क्या होता है, इसकी प्रोसेस है। वापस एक बार इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि एक तरफ तो हमारे पास क्या अनावर्ती जनक जो हमें काम में नहीं लेना है, और एक तरफ कौन सा आवर्ती जनक जो हम F1 पीढ़ी का संकरण जिसके साथ में करवाते हैं वो जनक कौन सा कहलाता है, आपके आवर्ती जनक कहलाता है। अब देखो यहाँ पे एक तो मुझे कैपिटल, एक मुझे स्मॉल आ रही है यहाँ पे, तो इन दोनों का संकरण करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, यहाँ पे F1 पीढ़ी मिलती है। इस F1 पीढ़ी का संकरण मुझे किसके साथ करवाना है, इस RR के साथ में, इसीलिए इससे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, आवर्ती जनक। F1 पीढ़ी के साथ में जिसका संकरण करवाते हैं उसे क्या कहते हैं, आवर्ती जनक, और जिसका संकरण नहीं करवाते वो क्या कहलाता है, आपके अनावर्ती जनक। अब ये प्रक्रिया मैंने संकरण करवाया, तो ऐसे संकरण जिससे मुझे बीज प्राप्त होंगे, तो ये प्रक्रिया मैं कितने वर्षों तक दोहराऊंगा, यहाँ पे 4 से 7 वर्षों तक दोहराऊंगा। कितने वर्षों तक, 4 से 7 वर्षों तक दोहराऊंगा। जिससे मुझे क्या होंगे, बीज प्राप्त होंगे। वो बीज, उनको बीजों को क्या करूँगा, मैं अलग अलग खेतों में उगाऊंगा। उगाने के बाद जैसे ही उनका उपज परीक्षण होगा कि कौन सा बीज आपके कीट रोधी है, तो उनकी संख्या में मैं क्या करूँगा, गुणन, और गुणन करने के बाद में उनका किसानों में क्या कर दूंगा, वितरण कर दूंगा। यही प्रोसेस आपकी किसकी है, प्रतीप संकरण की। ठीक है, तो ये आप प्रतीप संकरण की सारी प्रोसेस आप यहाँ पे समझ लेना। अब देखो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग आती है वो आती है उत्परिवर्तन की। उत्परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस कौन से आपके, उत्परिवर्तन के बारे में, म्यूटेशन। देखो अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है उसके बारे में समझते हैं, उत्परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले आपके उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं। देखो सबसे पहले उत्परिवर्तन के बारे में बताया था वो वैज्ञानिक था आपके ह्यूगो डी व्रीज। कौन सा वैज्ञानिक था, ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। अब देखो उत्परिवर्तन होता क्या है कि वातावरणीय क्रियाओं के कारण, वातावरण परिवर्तन के कारण, ठीक है, क्या होता है, जीवों के शरीर के अंदर ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
पहुंचते रहते हैं वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन। और अचानक होने वाले परिवर्तन भी क्या होते हैं? उत्परिवर्तन। कि वातावरणीय क्रियाओं के कारण जीव के शरीर के अंदर अचानक होने वाले ऐसे परिवर्तन जो लंबे समय तक बने रहते हैं वो परिवर्तन आपकी क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन। अब देखो परिभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे पहले कि वातावरणीय परिवर्तन के कारण, वातावरणीय परिवर्तन के कारण जीवों के शरीर के अंदर अचानक होने वाले परिवर्तन जो क्या रहते हैं? आपके लंबे समय तक रहते हैं, लंबे समय तक तथा लंबे समय तक तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, वो परिवर्तन आपके क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और उत्परिवर्तन के बारे में बताया था वो सबसे पहले किसने बताया था? इस ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया था। किसने बताया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया था। ठीक है, अब देखो उत्परिवर्तन होते हैं, ये उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से उत्परिवर्तन? एक तो होता है आपके स्वतः उत्परिवर्तन। कौन सा होता है? स्वतः उत्परिवर्तन। और एक उत्परिवर्तन होता है आपके प्रेरित उत्परिवर्तन। कौन सा होता है? प्रेरित उत्परिवर्तन। अब देखो इनमें नाम से इनकी डेफिनेशन निकल रही है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसकी डेफिनेशन देखनी है। तो इसको सबसे पहले नाम देखो, स्वतः उत्परिवर्तन। यहाँ पे क्या नाम है? स्वतः। स्वतः स्वतः मतलब अपने आप ही, अपने आप ही। ऐसे उत्परिवर्तन, ऐसे उत्परिवर्तन जो अपने आप ही होते हैं। ठीक है, कोई वातावरणीय क्रियाएं उन पे क्या करती है? क्रियाएं नहीं करती है। वो आपके परिवर्तन कौन से? स्वतः उत्परिवर्तन। जबकि प्रेरित उत्परिवर्तन वे उत्परिवर्तन जिनको भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उत्परिवर्तित करवाया जाता है। भौतिक या रासायनिक कारकों द्वारा, रासायनिक कारकों द्वारा उत्परिवर्तित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाता है। नाम पता चल गया। देखो स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप ही, ऐसा उत्परिवर्तन जो अपने आप ही हो। जबकि प्रेरित मतलब किसी दूसरे के द्वारा उसको प्रेरित किया जाता है। किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? यहाँ पे भौतिक व रासायनिक कारकों के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पे उनको प्रेरित किया जाता है। वो परिवर्तन कौन से कहलाते हैं? आपके प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उत्परिवर्तन एक तो भौतिक या रासायनिक कारकों द्वारा उत्प्रेरित किए जा सकते हैं, तो इनको बोलते हैं उत्परिवर्तन जन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन जन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन जन बोलते हैं। देखो कारण क्या है? या तो भौतिक या रासायनिक कारक, तो इन कारकों को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन जन। और ये उत्परिवर्तन जन देखो आपके दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा भौतिक कारक, एक तो कौन सा हो जाएगा? भौतिक कारक। एक कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पे रासायनिक कारक। ये क्या हो जाएगा? रासायनिक कारक। बात समझना यहाँ पे कि इन कारकों के द्वारा, भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा क्या हो रहा है? उत्परिवर्तन। तो इसीलिए इन कारकों को क्या कहते हैं? आपके उत्परिवर्तन जन। जो आपके उत्परिवर्तन को क्या कराते हैं? प्रेरित करते हैं, वो आपके उत्परिवर्तन जन। अब देखो उत्परिवर्तन जन दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक, जिसमें भौतिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है, वो कौन सा? भौतिक है। और जो ऐसा उत्परिवर्तन जिसमें रासायनिकों का प्रयोग किया जाता है या रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है,
और उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है वो कौन सा कहलाता है, आपके रासायनिक उत्परिवर्तन कहलाता है। कौन सा उत्परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उत्परिवर्तन की डेफिनेशन किसने बताया था, ह्यूगो डी व्रीज ने। उत्परिवर्तन दो प्रकार के स्वतः और प्रेरित। स्वतः मतलब अपने आप, प्रेरित मतलब किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित किया जाता है। और नेक्स्ट होता है आपके यहाँ पे कि उत्परिवर्तन दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में भौतिक क्रियाओं का प्रयोग, जबकि रासायनिक में रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है या रसायनों का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक तो प्रतीप संग्रहण वाली प्रोसेस कंप्लीट हो गई, एक आपके उत्परिवर्तन के बारे में अभी ये बेसिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।